नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोना सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड कोचिंग यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें हमारी सीरीज चली थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कवर किए हैं। टारगेट जेआरएफ नेट जो 30 जून को होना है उसका डिस्कस करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। सो इसका राइट आंसर है 1 और 3, क्योंकि इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस नहीं करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम अराइजेस। ठीक है, तो ये किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है द फाइनल गुड्स के केस में नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल्सो काउंटेड, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर एक्सक्लूडेड, इसकी वजह से मैंने तो ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, जो अभी पूर्ण रूप से फिनिश नहीं होती है, उनको अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो उस केस में जो है डबल काउंटिंग की स्थिति होती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसको बचने के लिए जो है इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है। सो राइट आंसर इज 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? कौन सा मेथड नहीं है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? तो वैल्यू एडिट मेथड बिल्कुल यूज़ किया जाता है, इनकम मेथड यूज़ किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टमेंट मेथड जो है यूज़ नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर इज 4th। ठीक है, तो ये ऐसा है जिसको यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी तीनों जो मेथड है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ए पॉजिटिव कब होता है वो? जब नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, या नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम, या नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब अब्रॉड से ज़्यादा इनकम होगा तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में जो फॉरनर होंगे वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इनकम काउंट होगी, उनकी उनकी इनकम काउंट होगी। लेकिन जब हम नेशनल निकालते हैं तो नेशनल में क्या होता है, जो हमारे रेमिटेंसेस हमारे को मिलता है बाहर से, उसको हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारे रेजिडेंस है वो, ठीक है। नौ एनआरआई की जो इनकम होती है वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और जो फॉरनर की इनकम होगी यहाँ पे उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो उस केस में पॉजिटिव कब होगा? इफ नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। तो राइट आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन है रियल जीडीपी इज मेजर एट। तो रियल जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है कांस्टेंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे, ठीक है। और रियल जीडीपी, और यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बारी जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल का मतलब होता है करंट, बाय रियल जीडीपी, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वैल्यू दी होगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी होगी, 100 दिया होगा, 200 दिया होगा, वट एवर जो भी वैल्यू असाइन की होगी, उस वैल्यू से क्या करना है, रियल जीडीपी से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी डिप्लेटर आता है, जो कि बेस्ट मेजर है। तो बेस ईयर को इसमें कंसिडर किया जाता है, करंट प्राइसेस को इसमें नहीं दिया जाता है, मार्केट प्राइसेस को भी, और प्राइसेस को भी इसमें कंसिडर किया जाता है। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जी एंड डी आई इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम प्लस, इसमें क्या जोड़ा जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम में? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो जोड़ा जाता है, या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता है। नेट इनकम, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, या डेप्रिसिएशन इसमें नहीं इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें नहीं होते हैं। तो जितना भी नेट हमारे पास करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड प्राप्त होते हैं, जिसमें रेमिटेंसेस वगैरह होते हैं, रेमिटेंसेस, ठीक है, गिफ्ट्स किसी कंट्री ने दिया है, ठीक है, या एनी अदर काइंड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, तो उन ग्रांट्स को जो भी हमारे को अदर कंट्री से रिसीव होते हैं, उसको इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ग्रॉस नेशनल जी एन डी आई इज इक्वल टू, इसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, नेट करंट ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये इसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा, बाकी इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम
अकाउंटिंग वॉज पायोनियर्ड बाय, किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग का? तो दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय केन्स के द्वारा नहीं किया था, क्योंकि केन्स को जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है, जिस पे फिस्कल पॉलिसी की पहली बार बात भी की गई थी। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन इनका जो है बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी गई थी इनके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बार स्पेशलाइजेशन की अगर बात की थी किसी ने स्पेशलाइजेशन की, तो इन्होंने अपने आई थिंक वेल्थ ऑफ नेशन का 9th चैप्टर है वो, जिसमें इन्होंने डिस्कशन किया था। इसमें है साइमन कुजनेट, मिल्टन फ्रीडमैन ने मोनेटिस्ट इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने जो है और इन्होंने वो भी दे रखा है, क्या बोलते हैं, जो कंजम्पशन थ्योरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइमन कुजनेट है जिन्होंने पहली बार जो है स्टैंडर्डाइज इनकम इनको की अकाउंट करने की बात की थी। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसेप्ट किसने दिया था? JR हिक्स ने दिया था, JR हिक्स ने। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके काम आ जाएगा। उसके बाद बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक वेरिएबल, कौन सा स्टॉक वेरिएबल है? नेशनल इनकम, बहुत बारी क्वेश्चन रहता है यहाँ से। नेशनल इनकम, चाहे वो किसी टाइप के भी एग्जाम हो, नेशनल इनकम रहता है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर मनी सप्लाई है, या फिर कंजम्पशन है। तो मनी सप्लाई एक टाइप का क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। बाकी जो नेशनल इनकम है, चाहे वो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट है या फिर कंजम्पशन है, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेजर किया जाता है, जो अवेलेबल है, उसको क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई में मनी सप्लाई होगी, वेल्थ होगी, कैपिटल वगैरह होगी। तो ये सारे के सारे जो तीनों वेरिएबल है, ये तीनों टाइप के जो है स्टॉक वेरिएबल, राइट। उसके बाद फ्लो वेरिएबल्स में जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? इनकम। और जितने भी वेरिएबल उसमें फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है इन एक्सपेंडिचर मेथड, GDP इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर मेथड जब लगाया जाता है, जिसमें हम 3 एक्सपेंडिचर मेथड की बात करी कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम को, तो कौन सा? ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस ढंग से पूछा जाएगा या पूछा जाएगा क्लोज इकोनॉमी केस में। क्लोज इकोनॉमी की अगर बात है तो उस केस में क्या होगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि विदिन होगा। और अगर ओपन इकोनॉमी की केस की बात आती है तो ओपन में क्या आ जाएगा? X माइनस M आ जाएगा, जिसको नेट क्या आता है आपका? एक्सपोर्ट वगैरह जो है निकल जाता है। तो यहाँ से ओपन इकोनॉमी की बात आती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा GDP कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो कंजम्पशन कैसे, कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो दोनों का निकलेगा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा यहाँ से। और राइट आंसर इज ये आपका क्लोज का केस बात बता रहा है, क्लोज इकोनॉमी की कैसी बात बोल रहा है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं और ये भी कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से ध्यान देने वाला। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्टर प्राइस। बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है इनमें? जितने भी PGT और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से संभावना रहती है। जितने भी नेशनल इनकम की डिस्कस हमने किए थे अभी और अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेप्रिसिएशन को इसमें इंक्लूड, ये भी पॉइंट नहीं है। सब्सिडीज इसमें नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी नहीं है। लेकिन इसमें जो किया जाता है वो सारा का सारा मेन डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस, इसमें हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। और ये क्या है भाई? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस जब हम सब्सिडीज को उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो सब्सिडीज को जैसे माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास आ जाएंगे। राइट आंसर इज 2। अगला है गिवन द फॉलोइंग फाइंड द इक्विलिब्रियम दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए कंजम्पशन दे रखा है, कंजम्पशन इज 100 प्लस 0.75 YD का मतलब है इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन, ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन करने के बाद ये सीधा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका सीधा सीधा जो है आंसर बन जाता है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50 दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150 दे रखा है, टैक्स आपको दे रखा है 40 प्लस 0.2 Y, मतलब यानी कि 0.2 Y इज रेट, ठीक है, रेट है जिस रेट से जो है टैक्स इम्पोज किया जाता है और उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इनकम, राइट। अब बात की गई है कि YD को कैसे लिखेंगे? YD इज नथिंग बट इट इज Y माइनस जो ओवरऑल इनकम है उसमें से टैक्स को जो माइनस किया जाता है। जैसे हमारे पास दे रखा है, गिवन में दे रखा है 40, ठीक है, तो 40 माइनस 0.2 Y दे रखा है। अब क्या करना है? अब हम इसको Y को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? Y को एक साइड लाएंगे, यहाँ पे
0.2, यहाँ पे y माइनस 0.2 y इस टाइप से बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, राइट। इसको बाहर लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस 0.2, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y 0.8 आ जाएगा y, ठीक है। और c ऑलरेडी हमारे पास 40 है, सॉरी दे रखा है। तो इसमें सीधा सीधा क्या निकालना है, अब हमने इसको सीधा पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, वाई डी हमारे पास आ गया कितना 0.8 y माइनस 40, राइट। ये हमने पुट करना है जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। तो इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन की इक्वेशन में 100 माइनस 0.75 को एज इट इज रहने दो, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये डाल देते हैं 0.8 y माइनस 40, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 और 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.6y, और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब इसको 0.75 को 0.40 से करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 30, ठीक है, -30। और जब इसको किससे माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 30, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.6 y, राइट। तो इसमें से जब निकालेंगे तो कितना आया 40 प्लस 0.6 y, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट किया जाएगा। एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो इजी तरीका है, क्योंकि अ, इससे जो है एग्रीगेट डिमांड को बहुत ढंग से हम करेंगे। 1 मिनट के लिए, एग्रीगेट डिमांड इजी है, क्योंकि एक बार ही अगर आपने ये कर दिया बहुत इजी है, ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने किया है। डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद एक बार ही आपको समझ आ जाएगा, तो समझ आने के बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बारी मैं एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन में हमारे पास क्या निकला था अभी, ये 70 आ जाएगा, 70 प्लस 0.6 y प्लस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना है 50 है, प्लस 150 क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट। तो ये दे रखा है, आपने कुछ नहीं करना, रीअरेंज करना है इनको, ठीक है। जो भी पॉइंट है जितने भी हमारे पास दे रखा है, इसको अगर जोड़ेंगे ये हो जाएगा कितना 50, 200 और 270, ठीक है। 270 ये हो जाएगा, और प्लस 0.6 y, राइट। और अब अगर फिर फर्दर करते हैं तो इसको y को इधर लाइए और इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको 0 पॉइंट, क्योंकि y माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0.6, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, अब 0.4 y बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ बच जाएगा 270, और y को यहीं रहने दो, और इसको क्या कर दो 0.4 से, यहाँ से ये एक और भी जीरो लग जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगा 675। तो राइट आंसर इज 675। इतना डिटेल में पहला है। अगला क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर गिवन इन द एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपको सीधा एनएनपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है, देखिए जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, माइनस में से क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और आपको ग्रॉस एनपी दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है 1200, ठीक है, और डेप्रिसिएशन दे रखा है 150, ठीक है। तो 150 12 में से 150 क्या जाएगा 1050 क्या आ जाएगा आपका, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, जिसमें आप निकाल कैसे निकाल सकते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो 1050 ये जो हमारे पास निकला था, ठीक है, और अंदर दे रखा है 100 माइनस 30, और कितना आ जाएगा हमारे पास 980। तो राइट आंसर इज 1, ठीक है। इस ढंग से हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ए सिंपल किंजन मॉडल है, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, के से इन्होंने शो किया था इन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट आर एफ खान ने दिया था, ठीक है, आर एफ खान ने दिया था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये भी कई बार याद आता है क्वेश्चन की एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें से ये निकाल देंगे तो इसको कैसे 1 माइनस एम पी एच पी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ एम पी सी की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट करना है इसको। अच्छा, एम पी सी की वैल्यू दे रखी है 0.75 दे रखी है, टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है, टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो टैक्स मल्टीप्लायर में जो वैल्यू दे रखी है इसमें
सीधी डायरेक्ट पुट करते हैं टैक्स मल्टीप्लायर में, तो जीरो हमारे पास जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो कैसे निकाला जाता है, टैक्स मल्टीप्लायर को माइनस एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, और डायरेक्टली आपने पुट करना है 0.75 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस में जब इसको माइनस कर देंगे तो 0.25 बचेगा, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर हमें डिडक्ट करता है तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा होता है आगे से, क्योंकि नेगेटिव इनकम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो -3 इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है व्हेन एमपीसी 0.8, अगर एमपीसी 0.8 डिक्रीज इन द टैक्स, ठीक है, अगर टैक्स में डिक्लाइन किया जाता है, ठीक है, तो उससे जो है 50 करोड़ बिलियन इंक्रीज जीडीपी बाय, तो कितने से इंक्रीज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि टैक्स मल्टीप्लायर मैंने क्या बोला 0.8 दे रखा है, और 0.1 माइनस 0.8 करेंगे तो कितना जाएगा 0.2 रहेगा, इसको पुट करेंगे इसमें 0.2, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 4 आ जाएगा, और 4 को क्या करना है चेंज इन जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज कितना आता है -4, क्योंकि ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा, मैंने पहले बोला था कि टैक्स जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्होंने क्या बोला है कि 50 जो है आपका क्या है करोड़, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे बोला इंक्रीज बाय जीडीपी, तो इसको क्या करेंगे हमारे पास आ जाएगा 200 करोड़ रुपये, तो 200 करोड़ इज राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है द बैलेंस बजट मल्टीप्लाइज और ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, तो ये यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन रहता है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है, तो इट ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो एक बार 1 के बराबर होता है, क्योंकि चेंज इन इनकम क्या है, चेंज इन इनकम किसके बराबर, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट चेंज इन टैक्सेस, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, ठीक है, तो नेट मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या हो जाता है एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो सेम अमाउंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू केन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, तो केन्स के द्वारा इफेक्टिव डिमांड के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है कंसेप्ट दिया था जेएम केन्ज ने दिया था, ठीक है, जेएम केन्ज ने दिया था, ठीक है, और इसमें इन्होंने बोला था कि जब सपोज कि अगर लोग जो है इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे सारे के सारे लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे होगा क्या कि मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होगा मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा और फिर से जो है इकोनॉमी उसमें आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि सभी के सभी जो है सेविंग नहीं कर, ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ स्थिति कि सभी जो है क्या करेंगे सेविंग करेंगे, कुछ उसमें जो है ज़्यादातर जो इन्होंने फोकस किया था वो क्या है कि कैसे जो है इकोनॉमी एक उसमें वो रहती है क्या बोलते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है और कंजम्पशन है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड में मेन क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, तो दिस इज हाउ हायर सेविंग कैन रिड्यूस द टोटल सेविंग एंड इनकम, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कम रहता है, ठीक है। इन द केंजिन थ्योरी डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड मोटिव डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन, तो इन्होंने 3 डिमांड की बात की थी, ठीक है, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, तो ये जो प्रिकॉशनरी और ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी दे आर इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो डिमांड कम की जाएगी, इंटरेस्ट कम करेगा तो डिमांड अधिक की जाएगी स्पेकुलेशन के लिए, ठीक है, और एक सर्टेन लेवल पे क्या होगा लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति होती है जहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, ठीक है, तो ये क्यों होता है क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है आइडल कंडीशन भी बोला जाता है इसको, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट रेट की बात की है, ठीक है, तो इसके साथ जो है एक्सिलरेटर प्रिंसिपल स्टेट द इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, तो क्या है एक्सिलरेटर जो है आई इज नथिंग बट वी इज द चेंज इन वाई, तो जी वी कुछ भी नहीं है, इनकम डिवाइडेड बाय आउटपुट रेशो के आधार पर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं चेंज इन आउटपुट, ठीक है, तो चेंज इन आउटपुट होता है, और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर इनकम, तो कौन सा सर्कुलर इनकम का लीकेज है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इससे भी बढ़ता है, पेंडिंग गवर्नमेंट करती है तो उससे भी बढ़ता है, एक्सपोर्ट से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किससे सेविंग से, क्योंकि ये क्या है कि जितना पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की बात वही आ रही है कि जितना लोग क्या करेंगे उसको सेविंग करेंगे तो वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा, और मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली और इम्पैक्ट होना है। इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद द गिवन इक्वेशन मॉडल दे रखा है, इक्विलिब्रियम इनकम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इज क्या दे रखा है 50 प्लस 0.5
हुआ है, ठीक है, 0.2 दे रखा है। सेविंग इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, -150 प्लस 0.3। तो इनको क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर, सेविंग के बराबर होता है। जस्ट पुट, इनको जब पुट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको माइनस करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो है 2000 के आसपास ये राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज 2000। उसके बाद है इफ़ द फॉलोइंग आर द गिवन, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है, इसमें भी वही कैलकुलेट करना है। किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो डिटेल में हमने पहले किया था सेम उसी ढंग से ही किया जाएगा। तो राइट आंसर इज 875। अगला क्वेश्चन है, इन द केंजियन मॉडल इफ एमपीसी दे रखा है 0.75 दे रखा है, ठीक है, और एंड गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली इंक्रीज टैक्सेस एंड स्पेंडिंग बाय 200 करोड़, तो चेंज इन जीडीपी, तो चेंज इन क्या निकालना, जीडीपी जो है, और जीडीपी क्या होता है, चेंज इन नथिंग बट चेंज इन इनकम, राइट, ठीक है, उसको साथ देखा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि चेंज इन हुआ है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू चेंज इन टैक्सेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा 200 करोड़ रुपीज की वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैक्स मल्टीप्लायर इज स्मॉलर इन एब्सोल्यूट वैल्यू देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, बिकॉज क्यों होता है कि जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है उसका इम्पैक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू किससे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डेफिनेटली होता है। रीजन क्या है कि टैक्स इफेक्ट द डिस्पोजेबल इनकम डायरेक्टली बट स्पेंडिंग हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट, राइट, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टैक्स चेंजेस आल्सो अफेक्ट सेविंग, ये भी नहीं है। फर्स्ट राउंड ऑफ स्पेंडिंग फ्रॉम a tax cut in MPC times the cut while from the spending it is full amount, ठीक है, it is the full amount, ठीक है। तो आंसर राइट इज थर्ड, बिकॉज क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंजेक्ट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट बाद, जबकि जो टैक्स कट होता है, ठीक है, टैक्स का मतलब यह नेगेटिव इम्पैक्ट है, और पार्शली वो क्या करते हैं कि वो लोगों के द्वारा सेविंग की जाती है, और जब सेविंग की जाती है तो इंजेक्ट इन द फ्रैक्शन, और फर्स्ट राउंड में जो है क्या होता है, डाउन करता है। तो राइट आंसर इज आई एस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्यों होता है, दिस इज आई एस कर्व, ठीक है, इक्सन एंड एंसन ने दिया था आई एस एल एम कर्व, ठीक है, एल एम कर्व ये है और आई एस कर्व ये है, और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट वाई है, लेवल ऑफ इनकम है, ठीक। तो अब देख सकते हैं कि ये क्यों होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट, एंड बिल्कुल करता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ से नीचे गिरता है, और आप पहले इक्विलिब्रियम में आता तो इनकम बढ़ा, ठीक है। हायर तो ये राइट है, हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द सेविंग करता है, लेकिन ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट का रहता है, ठीक है। इनकम में जो इंक्रीज करने में है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, तो इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा रोल रहता है, लोअर इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर इज वन, ठीक है। एलएम का स्लोप्स अपवर्ड क्यों करता है, बिकॉज क्या रीजन रहता है कि अपवर्ड है तो हायर इनकम इंक्रीजेज मनी डिमांड एंड रेजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि जब इनकम लोगों की बढ़ती है, इफ इनकम इज इंक्रीजेज, तो होता क्या है कि लोगों का जब राइज होता है इनकम, तो ट्रांजेक्शन डिमांड पर मनी भी ज़्यादा बढ़ता है, ट्रांजेक्शन डिमांड पर मनी इंक्रीज होता है, और जब ये इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट्स द एलएम कर्व, ठीक है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या मतलब, क्या वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है दिस इज योर इनिशियल आई एस कर्व, राइट, आई एस एंड इफ वी there's the condition, this is the rate of interest, and if एक्सपेंशनरी का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तो सप्लाई को कट किया जाएगा, लेकिन एक्सपेंशनरी में क्या हो जाएगा कि सप्लाई को इंक्रीज किया, देख सकते हैं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, लेकिन क्या हो गया आगे की तरफ इनकम बढ़ गया, ठीक है, यही है। और ये किधर को शिफ्ट हो रहा है, तो ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड को, किधर को हो रहा है, राइट साइड को। ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्राउड आउट इज कंप्लीट, क्या है क्राउड आउट, ठीक है, क्राउडिंग आउट जो है कंप्लीटली कब होता है, ठीक है, कंप्लीटली पेन जब स्थिति क्या होगी कि दिस इज द कंडीशन वेयर इफ जो है, और क्राउडिंग आउट का इफेक्ट जो बेसिकली किससे, एलएम कर्व जब क्या होगा, पूर्ण तरह से वर्टिकल होगा, दिस इज वर्टिकल एलएम कर्व, ठीक है, दिस इज एलएम कर्व एंड वी सी दिस इज द आईएस कर्व, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, कहाँ था पहले, इनिशियल में इतना था, ठीक है, यहाँ से कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, बाहर हो गए बेचारे, ठीक है, और उससे क्या होगा, ओवरऑल इनकम के ऊपर किसी प्रकार का इम्पेक्ट नहीं होता, तो
पूर्ण रूप से क्या है, एल एम कर पूरा फिजिकल रेंज रिलेटिव विदाउट। अगला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ द आई एस कर्व डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एस कर्व का हो चाहे एल एम कर्व का, तो इनका जो स्लोप है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई एस कर्व का स्लोप बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करता है, क्योंकि जिस लेवल पे इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट की इलास्टिसिटी होगी उस पर डिपेंड ज़रूर करेगा। अगर सपोज मैं बता देता हूँ दिस वन इज, ठीक है, एक स्लोप ये है इस कर्व पर और एक स्लोप ये है, तो यहाँ पे जो हमारा आई एस वन है और ये आई एस टू है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, जो फर्स्ट वन में तो इंटरेस्ट इन इलास्टिक है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मोर इलास्टिक है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा और एक्सपेंशनरी होगा, राइट। इसका दूसरा क्या है, गुणांक मल्टीप्लायर बिल्कुल होता है, और तो बोथ राइट इज द बोथ, ठीक है। तो इवन ऐसा होता है, और मल्टीप्लायर इज हाईली, अगर सेंसिटिव का रेट होता है तो मल्टीप्लायर वहाँ पे क्या होगा, के इज इक्वल टू हाईली सेंसिटिव लार्जर देन होगा, ठीक है। इन द लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था कि एलएम कर्व अगर सपोज ये या दिस वन इज द लिक्विडिटी ट्रैप, डिमांड फॉर मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हॉरिजेंटल हो जाता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये स्थिति में जो है लोग अपने पास ही कैश के फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि केन्स ने बोला था कि या तो बॉन्ड में रखते हैं और या फिर वो कैश में रखते हैं, तो दे यूज टू प्रेफर मोर कैश, क्योंकि यहाँ से इनको बॉन्ड में नहीं रखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो, इससे डाउन हो जाएगा तो उनको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो राइट आंसर इज टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32, एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल शिफ्ट्स द एलएम कर्व, तो प्राइस कर्व के साथ एलएम कर्व शिफ्ट करता है, तो किधर को शिफ्ट करता है, अगर प्राइसेस जो है इंक्रीज होते हैं तो दिस वन इज द एलएम कर्व, ठीक है, या फिर एलएम कर्व को ऐसे भी लिख सकते हैं, एलएम कर्व जहाँ पे फिक्स्ड, और द राइट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल शिफ्ट द एलएम कर्व, तो प्राइस लेवल पे इंक्रीज कब होगा, अगर मैं इसको यहाँ से इधर को शिफ्ट करता हूँ, लेफ्ट वर्ड के राइट वर्ड, तो ये लेफ्ट वर्ड करता है, ठीक है, लेफ्ट वर्ड यानी क्या, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो गए, अप हो गए, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। अगला क्वेश्चन है इफ इन्वेस्टमेंट इज कम्प्लीटली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात की कम्प्लीटली इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली मतलब, ठीक है, तो आई एस कर्व विल बी, तो आई एस कर्व कैसा होगा, अगर पूर्ण देखो आई एस कर्व ऐसा है तो इलास्टिसिटी है, ऐसा बढ़ता रहेगा, इन इलास्टिक होता रहेगा, परफेक्टली कब हो जाएगा, जब आई एस कर्व पूर्ण रूप से परफेक्टली इन इलास्टिक है, देयर इज नो एनी चेंजेस, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट चेंज होता है तो आई एस कर्व क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ठीक है, मॉनेटरी कोई भी चेंजेस करेंगे तो इन द ISLM मॉडल साइमल्टेनियस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड वन इज लाइबिल, डेफिनेटली क्या करेगा और चेंज क्या करेगा, तो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो इंक्रीज इन आउटपुट करेगा डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अगर साइमल्टेनियसली दोनों में, दिस वन इज द इनिशियल लेवल ऑफ इनकम लेवल एंड यहाँ पे जो है वो आउटपुट और लेवल ऑफ इनकम निर्धारित किया जा रहा है, अगर साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो क्या देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से ऊपर बढ़ा और किधर को बढ़ा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ गया, तो इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द एलएम कर्व टू द लेफ्ट, तो कौन सा कारण है जो इसको शिफ्ट करता है, तो इसमें रियल ने मनी सप्लाई फॉल करेगी या फिर प्राइस लेवल, ठीक है, तो ये दी बोथ, तो दोनों क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है इफ द डिमांड फॉर मनी बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डिमांड फॉर मनी इंडिपेंडेंट बनता है इंटरेस्ट रेट, द एलएम कर्व बिकम्स कैसा बनेगा, क्योंकि जो भी तीन डिमांड फॉर मनी की बात की थी केन्स के द्वारा, तो केन्स के द्वारा तीन डिमांड फॉर मनी की, एक ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, और ये दोनों क्या है, किसके फंक्शन है, दे आर वो फंक्शन ऑफ रेट इनकम एंड जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कांस्टेंट रहता है, कोई लेना देना नहीं है, और इस केस में ये जो है पूर्ण रूप से कैसे होते हैं, परफेक्टली तो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं होता इससे। तो अगला क्वेश्चन इन द केंजियन केस हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व क्या है, कि अगर एलएम कर्व है तो फिस्कल पॉलिसी पूर्ण रूप से इफेक्टिव होगी, तो फिर कम्प्लीटली मोस्ट इफेक्टिव होगी उस केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोंडेल फ्लेमिंग मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ एलएम कर्व, ठीक, ISLM कर्व का मॉडल बिल्कुल डेफिनेटली है, तो मॉडल फ्लेमिंग का मॉडल जो बेसिकली है ये इनकॉर्पोरेट करता है इसमें, जिसमें फॉरेन सेक्टर को कंसिडर किया गया है, फॉरेन सेक्टर, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की गई है, ट्रेड की इसमें बात की है, एक्सचेंज की इसमें बात की है कि एक्सचेंज रेट सिस्टम है, और कैपिटल मोबिलिटी की बात की है, कैपिटल
मोबिलिटी, ठीक है, तो इन्होंने इसमें कंसिडर किया था। तो ओपन इकोनॉमी की बात है, क्लोज इकोनॉमी की बात नहीं होती है, टू सेक्टर इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ओपन इकोनॉमी का राइट आंसर। नेक्स्ट इज ISLM मॉडल है, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू कीप द इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट, ठीक है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं करता, वाइल इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट शुड क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो ये इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई को, करेगा डिक्रीज मनी सप्लाई करेगा, इंक्रीजिंग टैक्सेस करेगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, तो ये करेगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है, क्योंकि होल्ड रेट ऑफ कांस्टेंट रखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो सेंट्रल बैंक एग्जीक्यूट क्या करेगा, अकोमोडेटिंग पॉलिसी करेगा, ठीक है, अकोमोडेटिंग पॉलिसी, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। और इस केस में क्या है कि दे कैन इंक्रीज मनी सप्लाई, क्योंकि दिस केस ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा जाता है। कंडीशन फॉर ए वर्टिकल आइस कर्व, तो कंडीशन फॉर वर्टिकल आइस केस में क्या है कि MPC 0 नहीं, ये भी नहीं है, MPC 1 है, ये भी नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, राइट, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे किसी प्रकार का उनसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उस केस में जो है IS कर्व कैसा हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं, इसलिए जो IS कर्व के ऊपर द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, तो फिलिप्स कर्व की बार बार बात होती है, क्वेश्चन बार बार आता है, तो क्या करता है बेसिकली, वो करता है बेस की, बेसिकली बेस इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द UK, जो कि 1958 में इन्होंने इसके ऊपर जो है काम किया था, और इनने इन्वर्स रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया था कि इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके बीच, रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, ठीक है, तो ये पहली बात है। दूसरा, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल, बिकॉज क्यों होता है, शॉर्ट रन में इन्होंने बोला देयर इज इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप, लेकिन लॉन्ग रन में क्या बोला कि दे आर, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो जाती है, लेकिन किसकी वजह से होती है, इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेशन एडजस्ट होती है, राइट, हाँ बिल्कुल सही है। नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ना, ये दोनों नहीं होता है, इसलिए इन्होंने बात की थी, तो राइट आंसर इज C, ठीक है, शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होता है। उसके बाद है, इफ एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन विल बी, ठीक है, तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है और वो किससे बराबर है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से नीचे है, ठीक है, तो क्या स्थिति होगी, तो उस स्थिति में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, तो उस स्थिति में राइज होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइट लेबर मार्केट की वजह से अपवर्ड प्रेशर क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा वेजेस एंड प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन, ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू स्थिति में रेफर करता है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, सीधा क्वेश्चन रहता है, तो इसमें ये स्थिति 1970s के डेकेड के आसपास अराइज हुई थी, जब खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो जी भी इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज दी गई थी वो सारी की सारी फेल हो गई थी। चाहे तो स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू क्या करता है, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल करता है, क्योंकि ट्रेड ऑफ की बात, जो हमारा ट्रेड ऑफ की बात, तो इस केस में जो है स्टैगफ्लेशन की स्थिति ये रहती है। नायरू, ठीक है, नायरू NAIRU, ठीक है, नायरू इज नथिंग बट नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, तो ये क्या नहीं करता कि कॉज क्या नहीं करता है, इन्फ्लेशन को कॉज नहीं करता है टू एक्सिलरेट, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी की स्थिति की जो स्ट्रक्चरल बेसिस पे, तो उसकी बात है। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व इज गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा दिया गया था कंसेप्ट, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन, जहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो, आपको दे रखा है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन किसके बराबर है, किसके बराबर है, इट्स एक्सपेक्टेड ई दे रखा है, ठीक है, इन्फ्लेशन माइनस अल्फा, ठीक है, और ये रेट है, ठीक है, यू माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये कौन सा जो है ये राइट रहेगा या फिर प्लस वाला, तो यहाँ ध्यान रहे कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो इफेक्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट को इन्फ्लेशन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेड, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ध्यान रहे इस बात का कि माइनस का कंसेप्ट है, ऐसा आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस तो कंसेप्ट रहता है। अगला क्वेश्चन है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, तो क्या होती है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो इसमें क्या है कि पीपल यूज इंफॉर्मेशन रैशनली, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है बट वो रैशनली यूज़ करे, इसका भी कोई
वैलिड रीजन उनके प्रूफ नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड ऑन पास्ट वैल्यूज एंड वैल्यू वेरिएबल नाइस, ये होता है क्योंकि वो जो पास्ट बिहेवियर के आधार पर जो है क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन और अज्यूम करते हैं, और अज्यूमशन करने के बाद क्या करते हैं, अपनी वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, और जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, अनइफेक्टिव हो जाती है। फेल का मतलब है इनइफेक्टिव। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई हो, चाहे जो भी बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो या गवर्नमेंट हो, तो इनके द्वारा जो भी कर्टेल करने के लिए, चाहे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो भी इनिशिएटिव ले जाते हैं, उसको जो है इफेक्टिव किया जाता है, क्योंकि लोग अपनी खुद क्या बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। तो ये जो एजेंटिंग होती है इकोनॉमिक एजेंट, तो उनका काम होता है कि फ्यूचर और पास्ट के उस बिहेवियर को देखते हैं, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, पास्ट अपना एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल रेट हाइपोथेसिस इन द लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, तो कैन रिड्यूस बाय एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, नहीं, इससे नहीं हो सकता है। रिटर्न्स टू इट्स नेचुरल रेट रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन, या तो ऑलवेज जीरो एंड इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई, तो ये नहीं होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल रेट रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन पॉलिसी है एंड टेम्परेरी लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और होता ये है कि एक्सपेक्टेशन एडजस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट टू द स्ट्रक्चरल रेट ऑफ नेचुरल रेट होता है। तो राइट आंसर इज द फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप होल्ड्स अंडर विच एक्सपेक्टेशन अप्रोच, तो कौन से एक्सपेक्टेशन टू अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के आधार पर, रैशनल टेक्स्ट का बाद में आया था, रैशनल एक्सपेक्टेशन जो आर्मोथ के द्वारा दिया गया था, ये इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अंडर परफेक्टली रैशनल एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेटेड मॉनेटरी पॉलिसी हैज नो रियल शॉर्ट टर्म इफेक्ट मेकिंग द फ्लिप्स कर्व इफेक्टिवली वर्टिकल इवन इन द शॉर्ट रन। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो फ्लिप्स करके बात है, तो ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट क्वेश्चन, इफ द सेक्रीफाइस रेशियो इज 2, ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो 2 दे रखी है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन बाय 3%, तो 3% से इन्फ्लेशन को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। द पॉइंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, तो क्या रिक्वायर्ड रहता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा 6% आउटपुट लॉस होगा उससे, ठीक है, या फिर 1.5% का लॉस होगा, या फिर 3% का लॉस होगा। तो ये जो सेक्रीफाइस रेशियो है, इसमें कुछ भी नहीं है। रिक्वायर्ड लॉस, आउटपुट लॉस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आउटपुट लॉस इज नथिंग बट 2 जो हमारे पास रिड्यूस बाय परसेंटेज कितना है 3, इन उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि रियल जीडीपी अगर परसेंटेज सेक्रीफाइस रिप्रेजेंट क्या करता है, कि ये रियल जीडीपी दैट मस्ट लॉस द रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय 1%, ठीक है, तो 1% से लॉस करता है। तो 2/3 करेंगे, 2:3 करेंगे, तो हमारे पास 6% आ जाएगा। तो ये सारे के सारे 1 से लेकर के 50 तक के हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मेन क्वेश्चन थे, जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आप ऐसे बने रहें, चाहे वो नेट के एग्जाम हो, या फिर सेट के हो, या फिर पीजीटी के एग्जाम हो, ये हर टाइप के एग्जाम के लिए काम में आने वाले बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे बने रहें और डेली बेसिस पे इस चीज़ को देखते रहें। धन्यवाद आप सभी का, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।